उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उन सब की बात करेंगे, चाहे वो 2 नंबर वाले हों या 5 नंबर वाले हों। ठीक है, आज आपका टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा बस 1 सवा घंटे के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड स्टडी पे। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। देखिए जितने सारे बच्चे हैं 99.99% बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर या 5 नंबर में। तो सबसे पहला आईयूपीएससी नेमिंग, यह आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो दूगो क्वेश्चन दे देगा, दूगो का नाम लिखने के लिए। और 5 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर में पूछता है तो 3 या 4 दे देता है। कितना दे देता है? 3 या 4 का आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए आ जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, अब जैसे आपको कुलबे अभिक्रिया दे दे, वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिक अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया, ये सब 3 या 2 अभिक्रिया दे देता है, कहता है कि इसको लिखिए। अब उसको भाषा में कैसे लिखेंगे, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो उसको याद करने का बहुत बढ़िया आसान तरीका है, उसको मैं बताऊंगा। इसके अलावा कारण संबंधी प्रश्न आ जाते हैं, ये या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में भी आता है। इसके बाद क्या होता है जब दूगों को अभिक्रिया कराया जाएगा। ठीक है, दूगो, अब देखिए इन दोनों में से या तो 2 नंबर में आ जाएगा, कोई 2 नंबर में अगर कारण संबंधी दिया है तो हई 5 नंबर में आ जाएगा, हई 5 नंबर में दिया है तो हई 2 नंबर में। वैसे देखा गया है कि 2019 हो, 2020 हो, 21 हो, 22 हो, इनमें जब से ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन आया है तब से हर एक बार 1 या 2 क्वेश्चन आया ही है। आप 2019-20 का देखिएगा तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए क्या होता है जब वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा परिवर्तन करने के लिए दे देता है या अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए, यो या तो 2 नंबर में या 5 नंबर में आपके आता ही आता है। इसके अलावा परिभाषा संबंधी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपके बुक के जो चैप्टर नंबर 14 है, 15 है, 16 है, नहीं यानी जैव अणु, बहुलक और हमारे दैनिक जीवन में रसायन, इससे ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं। उनका परिभाषा दे दिया जाएगा और अंतर पूछ दिया जाएगा। जैसे कि आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए और आरएनए में अंतर, इसके बाद रेशेदार प्रोटीन और गुलिकाकार प्रोटीन में क्या अंतर है, ये सब टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पीड़ाहारी क्या है, नहीं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ यौगिकों की प्राप्ति जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, अब ये प्राप्ति भी 2 विधि से पूछा जाता है, एक प्राप्त यौगिक विधि से और दूसरा है व्यापारिक विधि से। तो अगर आप इस 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो देखिए सब्जेक्टिव आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। 70 मार्क्स में 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, सॉरी 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले आपको बातें ध्यान में रहना चाहिए, जिसमें से 10 गो 2 नंबर वाला का और 3 गो 5 नंबर वाले का जवाब देना रहता है। 20 मार्क्स ये हो गया, 15 मार्क्स ये हो गया, टोटल हो जाता है 35 मार्क्स। कितना हो जाता है जी? 35 मार्क्स हो जाता है, टोटल 35 मार्क्स हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईयूपीएससी नेमिंग की। चलिए बात करते हैं हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग की क्या होती है। तो इस आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की। तो आईयूपीएससी नेमिंग में हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, यानी सबसे लंबा। देखिए तो कौन है सबसे, 4 कार्बन का सबसे लंबा चेन, इधर से भी आप 4 कार्बन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन सा शाखा लटका हुआ है जी। तो देखिए यहाँ पे एक शाखा है, एक यहाँ पे है। अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं, जिधर से नजदीक पड़ता है उसी ओर से नंबरिंग करते हैं। वैसे आप इसमें कहीं से भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 2 नंबर पर मेथिल, 3 नंबर पर मेथिल, और दोनों मेथिल है तो दोनों को एक के साथ लिख देंगे। तो 2 3 2 संख्याओं के बीच कोमा लगाते हैं और संख्या और लेटर के बीच में डैश का साइन लगाते हैं। 2 मेथिल है ना तो डाई मेथिल लिखेंगे। अच्छा अब क्या लिखेंगे, तो देखिए मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है सब में एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड रहता तो इन लगाते। चलिए सेकंड वाला देखिएगा, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाला देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है एच है। नहीं, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पर भी होगा CH3, नहीं एक कार्बन यहाँ पे होगा
और एक कार्बन यहाँ पे भी होगा। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। अब देखिएगा तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा आप कहेंगे कि आपने इसको क्यों नहीं चुना, मैं इसको चुन लेता तो फिर ब्रोमीन जो है अलग हो जाता ना। ऐसा लेना है कि जिसमें सभी शाखाएं आ जाए। अब देखिए इसको देखिएगा आप तो यहाँ पर देखिए, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ जाए तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तभी ना पड़ेगा। 1 नंबर 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर। नहीं ये वाला क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। अब देखिए ये 4 नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है, 3 नंबर पर मेथिल लगा है। अब मेथिल पहले लिखें कि ब्रोमो, तो बी पहले आता है ब्रोमो का, उसके बाद एम आता है, तो पहले ब्रोमो वाला लिखेंगे तो लिखेंगे नाम क्या इसका, 4 ब्रोमो। नहीं कितना मेथिल, 3 नंबर पर मेथिल है, 3 मेथिल। अच्छा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 2 इन। ध्यान में रखिएगा सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लिखेंगे। चलिए अगला वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो क्या लिखते हैं जी, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं। अच्छा इसमें ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, नहीं ब्यूटेन हो गया। अच्छा 2 गो ओइक एसिड लगा, एगो 1 नंबर पे एगो 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 नंबर पे और 4 नंबर पे ओइक एसिड लगा है, ओइक 2 गो ओइक लगा है तो डाई ओइक एसिड। बात बुझा रहा है। अभी मैं आपको इस पर होमवर्क भी दूंगा। चलिए ये वाला देखिएगा, ओ किसका समूह होता है, तो कीटोन समूह है, ऑक्सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा तो 2 गो कार्बन है, एथ हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 1 गो कार्बन है, मेथ हो जाएगा। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम पहले देखिए, जो छोटा वाला उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथॉक्सी। यहाँ पे देखिए तो 2 है, एथेन मेथॉक्सी एथेन क्लोराइड, ठीक है। अच्छा ई वाला देखिएगा तो यहाँ पे ओ वाला ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा ई वाला ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन है, ए एमीन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन है, ये वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे 2 गो वाला है ना, एथेन हो जाएगा, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, 2 गो मेथिल जुड़ा है तो लिखते हैं एन एन, कितना डाई मेथिल, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, कितना कार्बन का चेन हो जाएगा, 2 कार्बन का, तो हो जाएगा एथेन। अब चलिए इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप बनाएंगे। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप लोग करेंगे घर से, और आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने इन सारे क्वेश्चन को कर लिया तो आपका आईयूपीएससी का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की। में भी सबसे पहला देखेंगे हम लोग डार्जन अभिक्रिया। अब देखिए कोई भी ये इसमें से 2 या 3 अभिक्रिया एक साथ आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, या 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है एक अभिक्रिया। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया लिखेंगे, फिर उसको डैश देंगे और नीचे से लिखना शुरू करेंगे। एल्कोहल को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ आश्रित करने पर एल्कील क्लोराइड बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड, क्या है, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमके एल्कील क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। और आपने इस अभिक्रिया को पढ़ा है एल्कोहल से, अब प्लस निकलता है SO2 और प्लस निकलता है HCl। अब देखिएगा एल्कोहल क्या होता है, तो R में OH ग्रुप लगा रहता है। थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं, SOCl2 को, और जब इसको गर्म किया जाता है तो हमको एल्कील हैलाइड यानी R हाइलाइड क्लोराइड जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे एक Cl हो गया, एक Cl तो बच गया ना, अब प्लस SO2 बाहर निकल गया, एक Cl बच गया, तो यह HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल भी एक जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम में, ज़्यादा अच्छा से नंबर आपको मिलेगा। देखिए एग्जांपल क्या लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे CH3CH2OH और प्लस SOCl2 कर दीजिए। नहीं इसको गर्म करिएगा तो क्या बनेगा जी, तो आप कहोगे कि CH3CH2 और एक सर Cl जोड़ दीजिए, Cl जोड़ दीजिए, फिर क्या कहोगे आप, SO2 कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, HCl कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यह एल्कोहल से प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों अन्य उत्पाद है यही ना आपका है एल्किल क्लोराइड, और यहाँ पर जो दोनों अन्य उत्पाद है दोनों गैस रूप में मिलते हैं, ठीक है, इसलिए यह आसानी से क्या हो जाते हैं, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाते हैं। नहीं जी, चलिए बात करते हैं हम लोग फिंकेस्टाइन अभिक्रिया की। देखिए पिछला वाला जो हम लोगों ने अभिक्रिया लिया था, यानी कि डार्जन अभिक्रिया, वो एल्कोहल से क्लोराइड प्राप्त करने का था, नहीं, और फिंकेस्टाइन अभिक्रिया जो है यह
आयोडाइड से ही सॉरी यह ब्रोमाइड से ही आयोडाइड प्राप्त करने की विधि है। तो इसमें क्या करते हैं, एल्कील हैलाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म अभिक्रिया कराते हैं और इससे मिल जाता है हमको एल्कील आयोडाइड। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखना आपको। अब सबसे पहले अभिक्रिया लिखना है, डैश देना है, उसके नीचे से लिखना शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नीचे कि एल्कील हैलाइड को हम क्या कर रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। यहाँ पे ड्राई एसीटोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिल रहा है, एल्कील एलाइड मिल रहा है, एल्कील आयोडाइड मिल रहा है, और साथ साथ कोई बताएगा कि क्या बनेगा, तो बनेगा सोडियम और हैलाइड, सोडियम हैलाइड बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पहले से है C2H5Br और प्लस यहाँ पे आपने करा दिया सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया। अब क्या होगा, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आयोडीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील है, आयोडीन ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा, बना लेगा C2H5I और प्लस सोडियम बच गया, ब्रोमीन बच गया, जो बच गया उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, एथिल आयोडाइड मिल गया। तो इसी तरह की अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया आप जरूर कराइएगा, C3H7Cl प्लस NaI और शुष्क एसीटोन। ठीक है, अभिक्रिया करा के जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वुड्ज अभिक्रिया की। वुड्ज अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, वुड्ज फिटिक अभिक्रिया, तीनों एक ही साथ हम लोग समझ लेंगे। देखिए, हैलो एल्केन को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो उसको कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैलो एल्केन है, इसमें सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, किसके, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो इस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो भी आपको एल्केन लेना है ना, जैसे यहाँ पे एरिल हैलाइड है ना, तो यह 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी CH3 होगा तो CH3I क्या होगा, 2 गुना होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर एक R हो गया, नहीं एक R हो गया, 2 R है ना, तो डबल R हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए 2 Na हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए X आएगा तो NaX हो जाएगा, नहीं अब यहाँ पर भी इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा तो 2Na हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखिएगा, 2CH3I, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2Na। ठीक है, वैसे ही आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिटिक अभिक्रिया की। तो वुड्ज अभिक्रिया में हम लोग डबल हैलो एल्केन लेते थे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करते थे। इसमें जो है हम लोग डबल हैलो एरीन लेंगे और ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बेंजील एरील है, एरील क्लोराइड है, क्या है, एरील क्लोराइड है। अब देखिए इस एरील क्लोराइड को जब हम सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे डबल लेंगे ना, तो ये भी डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी टाइप का 2 गो बन जाएगा, यानी कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड यहां से जुड़ा रहेगा ये, और एक और बन जाएगा, ये बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, 2 Na बचा, और ऊपर Cl है ना, तो 2 NaCl बचेगा। इसमें का I तो छूट गया ना, यहाँ पे I होगा। चलिए अच्छा, इसको आप घर से जरूर ट्राई कीजिएगा कि क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग वुड्ज फिटिक अभिक्रिया की। चलिए वुड्ज फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, वुड्ज फिटिक अभिक्रिया, तो हम लोगों ने वुड्ज अभिक्रिया देखा, हम लोगों ने फिटिक अभिक्रिया देखा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, वुड्ज अभिक्रिया में हमारा हैलो एल्केन रहता था, और फिटिक अभिक्रिया में क्या रहता था, हैलो एरीन रहता था। अब की बार दोनों अभिक्रिया, दोनों एक साथ है ना, तो दोनों को रखेंगे। आप फिर से किसके साथ गर्म करते थे जी, तो सोडियम के साथ, और किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ पे डबल हमको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 2 सोडियम जो है इससे अभिक्रिया करेगा, इसमें से यह क्लोरीन निकल जाएगा, इसमें से यहाँ से यह क्लोरीन निकल जाएगा, यह CH3 और यह जो बेंजीन है ज्वाइंट हो जाएगा, और इस ज्वाइंट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलिन करते हैं। अब देखिए 2 Na दोनों Cl को ले लेगा, 2 NaCl बन जाएगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया कहलाती है वुड्ज फिटिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है, वुड्ज फिटिक अभिक्रिया।
बात समझ में आ गया होगा। वुडज अभिक्रिया में हम लोग स्कूल लेते थे और सोडियम के साथ गर्म करते थे, और फिटिक अभिक्रिया में स्कूल लेते थे, सोडियम को गर्म करते थे, लेकिन वुडज फिटिक अभिक्रिया में दोनों को ये मिश्रण को सोडियम के साथ गर्म करते हैं। चलिए देखते हैं इसी टाइप की एक और अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या अंतर है इसमें? तो देखिए यह सेम जो है वुडज अभिक्रिया की तरह ही है। किसके तरह है? वुडज अभिक्रिया की तरह है, वुडज अभिक्रिया की तरह। बस इसमें क्या करना है, एल्कील आयोडाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते थे ना, यहाँ पे जिंक के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? जिंक के साथ। सेम कंडीशन में शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाई एल्कील जिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एल्कील जिंक। अब देखिए डाई एल्कील यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2CH3I हो जाएगा, यहाँ पे भी 2Zn हो जाएगा। अब देखिएगा तो अब क्या हो जाएगा, तो अब देखिएगा तो यहाँ पे बन जाता है CH3 होल 2 Zn और प्लस Zn(I2)। बात आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एक जिंक आके जुड़ जाता है, एक इधर आ जाता है। इसी को हम क्या करते हैं? डाई एल्कील जिंक। क्या करते हैं? डाई एल्कील जिंक। ठीक है, आपके लिए भी एक रिएक्शन है, जरूर करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक बढ़ते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन है जो कि काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया यह एल्डिहाइड की अभिक्रिया है। आपको पता है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, तो किसी भी एसिल क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है और उसको एल्डिहाइड में बदला जाता है। एसिल क्लोराइड का अपचयन करके एल्डिहाइड में बदलने की अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया खास और भी बन जाती है क्योंकि अब की बार के मॉडल पेपर में यह अभिक्रिया पूछा गया है 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि यहाँ पे यह एसिल क्लोराइड क्या है? एसिल क्लोराइड। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभिकर्मक लेते हैं कौन सा? हाइड्रोजन। और उत्प्रेरक लेते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का विलयन तो रहना ही चाहिए। अब देखिएगा अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है, यहाँ से H2 टूट के एक H आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब H यहाँ पे आएगा जुड़ने, तो यहाँ से क्लोरीन को टूटना पड़ेगा। इस प्रकार यह बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अच्छा, बॉन्ड टूट जाएगा तो एक H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी यह बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक आके H जुड़ जाएगा। अब प्लस एक H तो बचा है इधर, ACl आके जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा। अब आप सोचिएगा कि इस HCl का क्या करेंगे, इस HCl का क्या करेंगे? तो इस HCl को हम लोगों ने ऊपर बनाया है ना डाई एल्किल जिंक, तो यह क्या कर देगा? उसको उदासीन कर देगा। लेकिन अभी हमको खैर इसकी जरूरत नहीं है। खैर हमको जो प्राप्त करना था अभिक्रिया तो हो गया। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, इसको जरूर कीजिएगा। वैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन टूटेगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ेगा, नहीं तो यह बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस बन जाएगा क्या? HCl। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया की। क्या होती है कैनिजारो अभिक्रिया? तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या किया जाता है, तो इसमें एल्डिहाइड का अणु लिया जाता है और इसमें 2 एल्डिहाइड का अणु लिया जाता है। एक अणु जो है एल्कोहल में बदल जाता है। अच्छा, एल्कोहल में बदलता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है इसका मतलब है अपचयन हो रहा है। तो इसमें एल्डिहाइड एल्कोहल में बदल जाता है जो अपचयन होता है, और दूसरे अणु में क्या होता है, एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जुड़ना माने ऑक्सीकरण, तो यह क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। माने एक तरफ अपचयन देखने को मिल रहा है, एक तरफ ऑक्सीकरण देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यह वाला एग्जांपल देख लीजिए, 2HCHO है, 2HCHO है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखिएगा तो यह कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, और एक और ले लीजिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, H। इसमें सांद्र KOH की उपस्थिति में यह क्या हो जाएगा, तो यह ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा जी, तो ऑक्सीकृत है सबसे पहले एल्कोहल बनाएगा। एगो हई वाला जोन है इसमें का H जो है निकल जाएगा और क्या बना लेगा? OH बना लेगा। इसका मतलब है कि यह हो जाएगा CHHOH। अच्छा, यह वाला क्या हो जाएगा, तो यह वाला हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, नहीं और OH। ऐसे बन जाएगा क्या? तो यह एक यह वाला बन जाएगा
और दूसरा यह वाला बन जाएगा। यह क्या है? तो यह एल्कोहल है। नहीं, यह क्या है? एल्कोहल है। यहाँ पे ओ एच छूट गया ना, ओ एच। तो यहाँ पे एक एल्कोहल बन जाता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अच्छा, यह वाला देखिए, तो यह वाला क्या हो जाएगा? सेम वही प्रक्रिया होगा। इसमें एक एल्कोहल बना दीजिएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल बनेगा तो यह कुछ जुड़ जाएगा, CH2OH बन जाएगा। नहीं, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसको ऐसे बना दीजिएगा, C OH। नहीं, एक एल्कोहल बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बनाइएगा कि CH3 CH2 CHO को सांद्र NaOH की उपस्थिति में, देखिए कोई भी हो, NaOH हो, KOH हो, बनेगा तो एक ही बनेगा। नहीं, यहाँ पे अपचयन भी होगा, उपचयन भी होगा। अपचयन होने से एल्कोहल बनता है, उपचयन होने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया, क्लोमेंसन अभिक्रिया। क्या कहती है क्लोमेंसन अभिक्रिया? तो यह कहती है कि इसमें कोई भी कार्बोनिल समूह होगा, यह मेथिनीन समूह में अपचयित हो जाएगा। अब अपचयन किसके द्वारा होगा, कब होगा? तो इसमें जब पारा और जिंक, यानी कहने का मतलब है अमलगमित जिंक। नहीं, अमलगम कब कहते हैं? जब पारा जो है किसी में मिल जाता है, किसी धातु में, तो उसको अमलगम कहते हैं। और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब भी कोई भी कार्बोनिल समूह होगा उसमें हाइड्रोजन दिया जाएगा उसको, तो वह क्या हो जाएगा? अपचयित होके मेथिलीन समूह में बदल जाएगा। मेथिलीन समूह माने एक CH2 से डबल कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अब प्लस H2O बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे है CH3CHO। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4H है। अब इसमें क्या होगा? अब ये होगा ऐसे कुछ C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H हो जाएगा, नहीं, और यहाँ से 2H आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे एक और H आके जुड़ जाएगा। अच्छा, 2H तो बच गया ना यहीं पे, और एक ऑक्सीजन भी यहाँ से निकल जाएगा, यानी यह डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अच्छा, इसी तरह आपके लिए भी है एक क्वेश्चन, आप इसको जरूर बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए तब तक बात करते हैं हम लोग अगली अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया है डाउ विधि। क्या है ये डाउ विधि? तो इसको डाउ मेथड कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इसमें ध्यान में 2 बातें ध्यान में रखिएगा, 323 डिग्री सेल्सियस या 623 केल्विन, सॉरी 350 डिग्री सेल्सियस या 623 केल्विन और 300 ATM दाब पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, किसको? बेंजील क्लोराइड को। छूट गया ना यहाँ पे हो जाएगा बेंजील क्लोराइड। तो जब गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन जो है वो फिनॉल में बदल जाता है। जब क्लोरोबेंजीन को गर्म करते हैं 623 केल्विन ताप पर, 300 ATM दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यह क्या बन जाता है? फिनॉल में बदल जाता है। यानी क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन में से Cl जो है हट जाएगा, यहाँ पे आके आ जाएगा OH ग्रुप। इसी को हम कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं जी? इसको फिनॉल कहते हैं। अब प्लस क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। बात बताइएगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ ही गया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अभिक्रिया की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैलोफॉर्म अभिक्रिया की। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है? तो इसमें कोई भी कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड क्या होता है? सोडियम हाइपोहैलाइड, इसमें NaOH, सोडियम हाइपोहैलाइड मतलब NaOH द्वारा जब क्या होता है कि संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर यह कार्बोनिल समूह है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें कम से कम जो कार्बोनिल समूह है कम से कम एक मेथिल से होना चाहिए। जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें भी एक है, यहाँ पे एक कार्बोनिल समूह है, यहाँ पे एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो रहना चाहिए, तभी जाके हैलोफॉर्म अभिक्रिया हो पाएगी। अब देखिए इसमें होगा क्या? इसमें आपका RC डबल बॉन्ड और यहां से CH3 हो जाएगा विस्थापित। क्या हो जाएगा? CH3 को हो जाएगा विस्थापित, और यहाँ पे NaO जो है ये आके जुड़ जाएगा, तो ONa और प्लस CH3 यहाँ से विस्थापित हुआ और बन गया CHX3। क्या बन गया? CHX3 बन गया। उसी तरह यह वाला अभिक्रिया देखिए, यह वाला अभिक्रिया सेम टू सेम जो R के जगह पर लिखा है, R के जगह पर यही ना लिखा है जी, तो R के जगह पर जो ऐसे लिखा है वैसे लिख देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे है CO, CH3 विस्थापित होगा, ONa बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और फिर प्लस यहाँ पे से CH3 विस्थापित हुआ, CHCl3 बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं जी? इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म कहते हैं।
चलिए अब बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया है हमारी सैंडमायर अभिक्रिया। क्या होता है सैंडमायर अभिक्रिया? तो इसमें क्या करते हैं कि डाइएजेनियम साल्ट की अभिक्रिया जब भी कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराया जाता है, अगर कॉपर क्लोराइड के साथ कराइएगा तो एरिल क्लोराइड, और कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराइएगा तो एरिल ब्रोमाइड बन जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। यह आपकी सेकेंड लास्ट अभिक्रिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यह है एजोनियम साल्ट जिसमें बेंजीन के ऊपर N2Cl- लगा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें यहां से क्या हो जाएगा, एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे, और फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा एक ब्रोमीन, बाहर निकल जाएगा N2। क्या बाहर निकल जाएगा? N2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन आके जुड़ेगा ना, यहाँ पे ब्रोमीन है होना चाहिए, N2Br- कर देते हैं, CuBr2 कर देते हैं ना, यहाँ पर तो ठीक ही Cl-। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br आ रहा है तो यहाँ पर आके Br एक आके जुड़ जाएगा प्लस N2 हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगला अभिक्रिया जो कि है बेंजोइन संघनन। क्या है? बेंजोइन संघनन। अब बेंजोइन संघनन क्या होता है, तो इसमें एल्डिहाइड के 2 मोल अणु लिए जाते हैं। कितने? 2 मोल, और केसियन के विलयन के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमको क्या देखते हैं, एल्डिहाइड लगा हुआ है, बेंजोइन संघनन हुआ है, ये एल्डिहाइड टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। 2 अणु है ना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपका। देखिएगा यहाँ पे एक अणु हो गया, ये एक बेंजीन का अणु हो गया, और एक इधर बेंजीन का अणु हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं। यहां से क्या होगा, यहां से एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटोन ग्रुप, और इधर देखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा OH ग्रुप, और यह दोनों आपस में रिलेटेड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेंजोइन। क्या कहते हैं? बेंजोइन। चूंकि इस अभिक्रिया में बेंजोइन बनता है तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं बेंजोइन संघनन। चलिए अभी तक हम लोग अभिक्रिया देख चुके हैं, आईपीएससी नेमिंग देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग कारण संबंधी प्रश्नों की। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कभी कभी 2 या 3 कारण मिला के या 4-5 कारण मिला के 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। या 2 नंबर में तो पक्का है कि 2 क्वेश्चन 100% रहना ही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनिलीन HCl में घुलनशील है। एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील है, क्यों? तो इसका कारण क्या है, तो देखिए एनिलीन कब होता है, जब बेंजीन पर एमीन ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, बेंजीन पर क्या लगा रहता है? एमीन ग्रुप। एमीन जो होता है ना, वो होता है क्षारीय प्रकृति का। एमीन क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसीलिए यह HCl में घुल जाता है। घुल करके क्या बना लेता है? साल्ट बना लेता है। यहाँ पर आपकी अभिक्रिया भी दी हुई है कि RNH2 + HCl बन जाता है RNH3Cl। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों? तो एमीन जो है अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों होता है? क्योंकि एमीन में देखिएगा तो धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, यानी धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, और जिससे अमोनिया से यह ज्यादा प्रबल हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एनिलीन से एथिल एमीन अधिक क्षारीय क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है, तो अनुनाद कारण है। एनिलीन में अनुनाद स्थायीकरण होता है, इस कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में आप देखते होंगे 2, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, इसी को कहते हैं असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। ये तीनों जो है क्या है, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर लेते हैं, अनुनाद में भाग ले लेते हैं, और इस कारण अम्लों के साथ सहभाजित होने की प्रवृत्ति इनमें क्या होती है, कम होती है। परंतु एथिल एमीन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह क्या होता है, एनिलीन से ज्यादा अमीन अधिक क्षारीय होता है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन अमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों? फिर भी वही प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन एमीन है ना, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र होगा जो कि दाता का काम करेगा, इसीलिए साइक्लोहेक्सो एमीन जो है क्या होता है, ज्यादा क्षारीय होता है। चलिए पांचवा है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, क्यों? क्योंकि फिनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन के त्याग से फेनॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, और फेनॉक्साइड क्या हो जाता है, वो
अनुनाद द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्राई हाइलाइट्स की तुलना में पेंटा हाइलाइट्स अधिक सहसंयोजक होते हैं, क्यों? ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्राई हाइलाइट्स की तुलना, सॉरी चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्राई हाइलाइट्स की तुलना में पेंटा हाइलाइट्स अधिक सहसंयोजक होते हैं, क्योंकि इनकी सहसंयोजकता जो है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के समानुपाती होती है, इसीलिए +3 से ज्यादा है +5, इसलिए यह क्या होते हैं, ज्यादा अस्थायी होते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड की अम्लीय शक्ति एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है कि फॉर्मिक एसिड जो है +I प्रभाव दर्शाता है, +I प्रभाव दर्शाता है, जो कि इससे अम्लीय शक्ति क्या कर देता है, कम कर देता है, तो यही कारण है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, एनिलीन की क्षारीय शक्ति मेथिल एमीन से कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि एनिलीन की क्षारीय शक्ति मेथिल एमीन से कम हो जाता है, क्योंकि एमीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेता है और नाइट्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, उससे धन आवेशित हो जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाएगा, इसीलिए मेथिल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल की अम्लीय शक्ति एल्कोहल से अधिक होती है, क्यों? क्योंकि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण बना लेता है, जबकि एल्कोहल जो है एल्कोक्साइड आयन से यह फिनॉक्साइड आयन जो है ज़्यादा अस्थायी होता है, नहीं, इसीलिए। चलिए अगला है, ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि एल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध रहता है, जबकि ईथर के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर जो है ज़्यादा क्या हो जाता है, क्रियाशील होता है एल्कोहल से। चलिए इसीलिए उसका क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए अगला है, ऑर्थोनाइट्रोफिल और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्या कारण है इसका? क्योंकि ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को अधिक अम्लीय बना देता है। चलिए 12 नंबर देखिए, एल्डिहाइड तथा कीटोनों के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि जो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण एल्डिहाइड और कीटोनों के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, उच्च होते हैं, उनमें ध्रुवीय कार्बोनिल समूह पाया जाता है। चलिए 13 नंबर है, एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक संगत एल्कोहलों तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों से निम्न होते हैं, माने कम होते हैं, क्यों? क्या कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक जो है उनके एल्कोहल से कम होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है? तो इसका कारण यह है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक संगत कम होते हैं, क्योंकि एल्कोहलों तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया उसका क्वथनांक ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध जो है सहसंयोजक बंध से ज्यादा प्रबल होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहलों से उच्च होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोनों के द्विध्रुव आघूर्ण कार्बोनिल समूहों की ध्रुवता पाई जाती है, इस कारण। अगला है 15 नंबर, एसीटोन जल में अधिक विलेय है लेकिन एसीटोफिनोन नहीं, क्यों? क्योंकि एसीटोफिनोन जो है जल में एसीटोन से कम विलेय होता है, क्योंकि इसमें उच्च हाइड्रोकार्बन क्या करता है, भाग लेता है एसीटोफिनोन में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? एल्डिहाइड और कीटोन जो है देखिएगा तो ध्रुवीय समूह, अतः नाभिक रागी के आक्रमणकारी प्रभाव में कार्बोनिल समूह अपने पाई इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन परमाणु को दे देता है तथा इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, इसलिए यह क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर आक्रमण करता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है जी, योगात्मक अभिक्रिया होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल एक सहसंयोजक यौगिक होता है जो कि जल में तो घुलता नहीं है, इसके बंधन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जो कि जल के ध्रुवीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, और इसी कारणवश ये आयनीकृत भी नहीं होते। जब आयनीकृत नहीं होगा तो विद्युत का चालन कहाँ से होगा? नहीं, आप जानते हैं ना, जलीय विलयन में आयन ही विद्युत का चालन करते हैं, ये तो आयनीकृत होगा ही नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? क्योंकि डाई एथिल ईथर में न तो कोई आयनिक क्रियाशील मूलक होता है और न ही कोई अम्लीय प्रोटॉन। जब ऐसा होता तभी ना सोडियम से, और सोडियम आयन स्थिर वैद्युत अभिक्रियाओं के द्वारा आयनीकृत भागों पर सक्रियता दिखलाता है, जबकि डाई एथिल ईथर एक तटस्थ और निष्क्रिय यौगिक है जो कि सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होता है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल में ज़्यादा घुलनशील होता है, क्योंकि इसमें OH समूह पाया जाता है जो कि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे
एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन चेन की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी घुलनशीलता क्या होती जाएगी जी, घटती जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसलिए पहला है एल्कोहल सामान्यतः जल में विलीय होते हैं, कारण दीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एल्कोहल सामान्यतः जल में विलीय होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, नहीं, और लेकिन चेन अभी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा है फिनॉल समान अणुद्रव्यमानों की एल्कीन्स की तुलना में उच्च ताप पर उबलते हैं क्योंकि फिनॉलों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तीसरा देखिएगा, तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है, फिनॉल जो है एल्कोहल की अपेक्षा जल में कम विलेय क्यों होता है, यही क्वेश्चन था। क्योंकि फिनॉल जो है जल विरागी प्रकृति होता है उसका, इसीलिए एल्कोहल का जलरागी प्रकृति होता है। चलिए खैर, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग देख ही लिए हैं। पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखिए, एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्कोहल से अधिक उच्च होता है, का है? तो देखिए जो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा जबकि एल्किल हैलाइड में नहीं, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ज्यादा मजबूत होता है, जिसका बॉन्ड मजबूत होगा उसी का क्वथनांक ज्यादा होगा। चलिए छठा नंबर है, अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों की जल में विलीयता घटती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर OH की ध्रुवता घटती है, और जब ध्रुवता घटती है तो एल्किल समूह का इंडक्टिव प्रभाव बढ़ता है, इसी कारण जो है क्या हो जाता है, जल में विलीयता घट जाती है। तो ये सभी कारण आपको समझ में आ गए होंगे, इन सभी को याद कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर पक्का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होता है जब किसी की अभिक्रिया किसी से कराई जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बार 5 नंबर के 1 या 2 इस टाइप में डाल के दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जब मैंने पहले ही लिख दिया है और डायरेक्ट अब अभिक्रिया कराएंगे। तो एनिलीन की अभिक्रिया जो है, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट तथा तनु HCl के साथ करानी है। एनिलीन की अभिक्रिया, यह देखिए यह एनिलीन है, यह सोडियम नाइट्राइट है और यह HCl है। तो इसके साथ 200 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले जो बात दिया गया है लिखेंगे, जब जितना लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा है वहाँ तक ले लिखेंगे, जब एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl के साथ 200 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए तब यहाँ तक तो बिना सोचे समझे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आपको अभिक्रिया कराना है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी एनिलीन जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो डाईएजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है, डाईओजेनियम लवण बनता है। अब देखिए डाईएजोनियम लवण कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर N2 ग्रुप और Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, इसी को ना डाईएजोनियम लवण कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम साल्ट, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम लवण। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तब बेंजीन डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। बात आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना है, जब लिखना है, ये सेंटेंस में लिखना जरूरी होता है, तभी आपको नंबर मिल पाएगा। केवल आप रिएक्शन लिख के चले आएंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो लिखेंगे पहले, जब एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट तथा तनु HCl के साथ 273 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। पहले अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पहले अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखिए क्या होता है जब एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित कराते हैं। एसिटिलीन जानते हैं ना, सामान्य नाम लिखा हुआ है किसका, एथाइन का। तो एथाइन का सूत्र होता है C2H2। इसको जब लाल तप्त कॉपर से अभी प्रवाहित कराते हैं तो यह एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। तो कराते हैं तो क्या होता है, तो फिर से हम वही बात लिखेंगे कि जब एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित कराते हैं, मैंने सब नहीं लिखा है क्योंकि बेकार का पेज भरने से कोई फायदा नहीं है। तो लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित कराते हैं, तब इसके बाद जो है यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। अच्छा बेंजीन कैसे प्राप्त होता होगा, इसका 3 गो एसिटिलीन का 3 गो अणु मिलकर बेंजीन बनाता होगा, इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। नीचे नाम भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। तब यहाँ पे लिख देंगे, तब हमें बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मीथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, मीथेन जो है सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, नहीं
तो लिखेंगे जब मेथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो देखिए कैसे अभिक्रिया होती है, सबसे पहले अभिक्रिया कराएंगे तब वहाँ पे लिखेंगे। तब यहाँ पर अभिक्रिया कराइएगा तो आपने पढ़ा है कि क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाएगा और प्लस बन जाएगा HCl। अगर HCl की आपने अधिक मात्रा रखी तो फिर से CH3Cl जो है क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। यह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है लगातार, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से यह अभिक्रिया करेगा CH2Cl2 और प्लस HCl, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करेगा और बना लेगा CHCl3 प्लस HCl। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, यहाँ से फिर से अभिक्रिया कर लेगा CH3Cl HCl, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बना लेगा CCl4 प्लस HCl, इसको टेट्राक्लोराइड कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर मेथेन अभिक्रिया कर रहा है तो लगातार अभिक्रिया किए जा रहा है और सारा वह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मैंने CCl4 फिर बदल जाएगा CH3Cl में, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो नहीं। तो यहाँ पर हमको अगर जब मेथेन से अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्लोरोमेथेन, इसको क्लोरोमेथेन कहते हैं, इसको डाइक्लोरोमेथेन, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं, क्रमशः चारों प्राप्त होता है। तो लिखेंगे तब हमें क्रमशः क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, उसके बाद ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। ठीक है, चारों के चारों प्राप्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। अगला क्या है, तो जब मेथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। मेथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो क्या होता है, देखिएगा। मेथेनॉल लिखेंगे सबसे पहले, जब मेथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करती है तब, देखिए यहाँ पे मेथेनॉल है, यहाँ पे अमोनिया है, अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, यह बना लेगा एमीन बना लेगा ना जी। CH3NH2 आके ग्रुप जुड़ जाएगा, सिंपल सा तो बात है नहीं, और प्लस H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। अब आप कहेंगे कैसे निकल गया, तो NH2 जुड़ गया, OH मिल के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब मेथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो मेथिल एमीन बनता है, तब मेथिल एमीन बनता है। एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि यह अभिक्रिया जो है 360 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है। किस पर, 360 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CO2 की क्रिया कराकर जल अपघटन कराया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किसको कहते हैं जी, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं RMgX को, मैंने CH3MgX, जहाँ पर भी ऐसा लगा हो समझ लीजिए कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, RMgX CO2 से, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लिख लीजिएगा नीचे, अभिकर्मक। ये अभिक्रिया करके जो है बनाता है RCOOMgX। देखिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसको योगज उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, योगज उत्पाद। तो लिखेंगे तब सबसे पहले जो प्राप्त हुआ उसको लिख देंगे, तब सबसे पहले योगज उत्पाद प्राप्त होता है, योगज उत्पाद प्राप्त होता है। फिर अब देखिए, फिर से अब क्या करेगा, अब की बार जल से अभिक्रिया करेगा ना जी, इसका जलीय विलयन है ना, तो जल अपघटन जब इसका हम कराएंगे, लिखा है ना जल अपघटन कराएंगे, तो जल अपघटन कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा RCOOH प्लस MgOH। अब आप कहेंगे कैसे हुआ, तो यहाँ पे जल जो है H और OH में टूट गया, H जो है आके इसमें जुड़ गया, MgX जाके OH के साथ जुड़ गया, तो MgXOH। बात समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक, तथा जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल मिलता है। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है जब एसिटैल्डिहाइड पर अमोनिया तथा NaOH के साथ गर्म किया जाता है। अमोनिया से अभिक्रिया होती है ना, अमोनिया से अभिक्रिया होती है। तो लिखेंगे जब एसिटैल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया होती है तब क्या बन जाता है, तब कुछ इस प्रकार का बन जाता है। देखिए यहाँ पे है CH3 है ना, तो C और यहाँ से एक जुड़ा रहेगा CH3, आई हो गया C, यहाँ पर एक H पहले से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक OH
जुड़ा हुआ है। नहीं, अब देखिए यहाँ पर NH3 आके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा NH2। इसका नाम हो जाता है एसिटैल्डिहाइड एमीन, सॉरी अमोनिया, एसिटैल्डिहाइड अमोनिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तब एसिटैल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया डायरेक्ट आके जुड़ जाता है, अमोनिया प्राप्त होता है। सिंपल सा क्या करना है, जो दिया है उसको लिख देना है, आज के बाद रिएक्शन कराना है, प्राप्त क्या प्राप्त हो रहा है उसको लिख देना है। अगला देखिएगा, मेथेनॉल HCl के साथ क्रिया करके ZnCl2 की उपस्थिति में क्या करता है। तो देखिए हो जाता है इसमें CH3OH में से OH हट जाता है, यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा, सिंपल सा बन जाएगा जैसे हम लोगों ने कराया भी था। CH3Cl और प्लस ये बन जाएगा H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। नहीं जी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट कहते हैं। या समस्त अभिक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुव अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है जी, ध्रुव अभिक्रिया कहलाती है। ये सब बातें आपको ध्यान में होंगी ही। चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, तब हमें क्या बनता है जी, क्लोरोमेथेन बनता है ना, तब क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, स्व उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए, जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है तब क्या होता है, लिखेंगे जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो CH3CN और प्लस KCl मिल जाता है। सिंपल सा है, CN आ गया यहाँ पे, क्लोरीन आ गया यहाँ पे। नहीं तो हम लिख देंगे यहाँ पे मेथिल साइनाइड, तब मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, पूरा रिएक्शन लिखने के बाद जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है तब मेथिल क्लोराइड साइनाइड प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं अगला, जब सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे CH3 है, COONA, फिर है यहाँ पे NaOH, और अब इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। अब अभिक्रिया कराइएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से बन जाता है मेथेन CH4, और बाकी जो बच गया, क्या बच गया, तो यहाँ पर देखिए CH4 एक H इसमें चला गया ना, इसमें से एक H चला गया, बच गया क्या, 2 Na बच गया, प्लस 2 Na प्लस एगो कार्बन बच गया, 3 गो ऑक्सीजन है तो 3 गो ऑक्सीजन, यानी बन जाएगा ये वाला आपका मेथेन। क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, या सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तब लिखेंगे तब मेथेन और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है या मिलता है। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का सबसे क्या होता है जब का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि जब KMnO4 को गर्म किया जाता है, तो देखिए KMnO4 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर 2 KMnO4 है, तो यहाँ पे बन जाएगा K2MnO4। नहीं, अब देखिए यहाँ पे एक Mn बच गया ना, MnO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलता है। नहीं तो लिखेंगे जब गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तब K2MnO4 और क्या है, MnO2 है, MnO2 एवं O2 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया कराई जाती है। इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दे दूंगा, इसी टाइप का, जो आप आसानी से कर सकें। मेथिल आयोडाइड से इथेन परिवर्तित करना है, इससे परिवर्तन से भी कई सारे प्रश्न दे ही दिए जाते हैं, एक बार में 2 क्वेश्चन मिला के 5 नंबर में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, मेथिल आयोडाइड से इथेन बनाना है तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे 2 लाइन ऊपर छोड़ देंगे ताकि हम वहाँ पे उसका लिख सकें। तो देखिए यहाँ पे मेथिल आयोडाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3I, मेथिल आयोडाइड इसी को कहते हैं। इसको सोडियम के साथ गर्म किया जा रहा है, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो आपने पढ़ा है वुड अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है जी, तो यहाँ से 2 CH3I आके अभिक्रिया करता है और यह बन जाता है CH3 क्या प्राप्त हो गया, इथेन प्राप्त हो गया। तो जब भी आपको जितना कार्बन है उससे डबल कार्बन का अणु प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पे मेथेन से एथेन प्राप्त करना था तो सीधा डबल कीजिए या यहाँ पे सोडियम से अभिक्रिया करा दीजिए। इसको कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वुड्ज अभिक्रिया। और प्लस बन जाता है क्या, NaI। अच्छा बताइए तो कितना NaI बनेगा, 2 NaI बनेगा, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग कहते हैं एथेन, इसका नाम लिख देंगे मेथिल आयोडाइड। ध्यान रखिएगा, वुड्ज अभिक्रिया या फिटिक अभिक्रिया या वुड्ज फिटिक अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही कराई जाती है। वहीं बेंजीन, यहाँ पे बेंजील आयोडाइड से यहाँ पर हमको अगर प्राप्त करना रहता है बेंजीन डाइबेंजीन, तो यहाँ पे हम लोग फिटिक अभिक्रिया कराते। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि मेथिल आयोडाइड को जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है जी, इथेन प्राप्त होता है। तो हमें
इथेन प्राप्त होता है। आप यहीं तक लिख सकते हैं, चाहे आगे चाहे तो लिख सकते हैं यह अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया होती है। चलिए इसके बाद हमको मेथिल एमीन से एथिल एमीन बनाना है, एथिल एमीन बनाना है, सॉरी यहाँ पे एथिल होगा, एथिल एमीन बनाना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको ऑक्सीकरण करेंगे। मेथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, CH3NH2 होता है, इसी को नाम कहते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, मेथिल अमीन की अभिक्रिया हम कराएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे HNO2 के से, किससे, HNO2 से। अभी ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा। क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा, और इधर प्लस NH3 तो मुक्त हो ही जाएगा। खैर उसका कोई बात तो नहीं करना है। अब क्या करेंगे, CH3OH को आयोडाइड में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वुड्ज अभिक्रिया करा देंगे। देखिएगा यहाँ पे आयोडाइड में बदलने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये बन जाएगा CH3I। इसको हम लोग कहते हैं मेथिल आयोडाइड। क्या कहते हैं, मेथिल आयोडाइड कहते हैं। अब देखिएगा मेथिल आयोडाइड की जब हम अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CN, मेथिल साइनाइड। ये कुछ प्रोसेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे तभी आप करा पाइएगा। अब देखिए अब आसान अभिक्रिया आ गई। जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से LiLH4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो जाता है इसका डबल वाला उत्पाद, यानी कि यह डबल हो जाएगा और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमको CH3CH2NH2। इसी का नाम है क्या, एथिल एमीन। चलिए प्राप्त हो चुका है हमें एथिल एमीन। अब यहाँ से अभिक्रिया चाहे तो आप शब्द में लिख भी सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर में अगर पूछता है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे नीचे जो है आपका नाम जरूर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका मेथेनॉल है ना, तो यहाँ पे नीचे नाम जरूर लिखिएगा। चलिए यहाँ पे मेथिल एसिटिक अम्ल से एथेन एमीन बनाना है। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र लिख लीजिए, होता है CH3COOH। नहीं, अब देखिए यह हो गया एसिटिक एसिड। अच्छा, इसमें से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अवकृत करना पड़ेगा ना, कैसे ऑक्सीजन हटाएंगे तबे ना एमीन जाके बनेगा, ऑक्सीजन जाके अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन हटाने के लिए हम लोग इसको अवकृत करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, यानी यह बन जाएगा तब CH3CH2OH। क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एथेनॉल कहते हैं। नहीं, इस एथेनॉल का अभिक्रिया करा देंगे, आपको हेलोएल्केन में पढ़े होंगे आप लोग, CH3CH2OH। जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यह बन जाता है क्या, यहाँ पे किससे अभिक्रिया कराएंगे, SOCl2 से अभिक्रिया कराते हैं। नहीं, तो यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा CH3CH2Cl। क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। अब आराम से यहाँ से अमोनिया से अभिक्रिया कराइए, आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं जी, इसको एथिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, एथिल क्लोराइड कहते हैं। चलिए अब आराम से अभिक्रिया कराएंगे। देखिए CH3CH2Cl और प्लस क्या करा देंगे, NH2 इसमें जोड़ देंगे ना, NH3। अब यह अभिक्रिया करेगा तो आराम से बन जाएगा CH3CH2NH2। इसी का नाम है एथेन एमीन। ठीक है, आप इसको चाहे तो भाषा में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे नाम जरूर लिखा रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला परिवर्तन। परिवर्तन है एसीटोन से एसिटिक अम्ल। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH3OCH3। तो जब हमको एसिटिक अम्ल बनाना है तो इसमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण जब भी हम लोग कराते हैं तो किसके उपस्थिति में कराते हैं, K2Cr2O7 और प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं, जिससे क्या होता है, यह अकृत बहुत जल्दी हो जाता है। क्या बन जाता है, CH3COOH बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ नाम लिख देंगे। यहाँ पे ये वाला है एसीटोन, ये है एसिटिक अम्ल। चलिए आगे की परिवर्तन की भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तो आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके एग्जाम में लगभग प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर।